नमस्कार, खम्मा गणी, जय माता जी की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ का मंदिर, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। आज के समय हर किसी का सपना है केदारनाथ जाने का, पर लेकिन सभी के मन में एक ही सवाल आता है, कैसे जाए, कब जाए, कितना खर्च लगेगा, कहाँ रुके, कितने दिन लगेंगे। तो आप सब बेफिक्र हो जाइए। मैं आज आपको केदारनाथ यात्रा की पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केदारनाथ जाने के लिए जो बेस्ट सीजन कौन सा। तो दोस्तों, केदारनाथ का जो कपाट है वो 6 से 7 महीने के लिए ही खोला जाता है। तो अप्रैल महीने में अक्षय तृतीया के दिन केदारनाथ जी का कपाट खुलता है और अक्टूबर नवंबर महीने में कार्तिक पूर्णिमा के दिन केदारनाथ जी का कपाट जो है बंद हो जाता है। तो अप्रैल महीने से लेकर अक्टूबर नवंबर महीने के बीच जो बेस्ट सीजन है वो है सितंबर से अक्टूबर का। तो दोस्तों, इस सीजन में थोड़ी सी ठंड होती है, पर ये पीक सीजन नहीं। इस टाइम बजट भी थोड़ा कम आएगा और भीड़ भी थोड़ी कम रहेगी। दोस्तों, मई और जून की मैं बात करूँ तो ये सीजन पीक होता है, क्योंकि इस टाइम छुट्टी रहती है, तो बहुत लोग वहाँ जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप जुलाई अगस्त में जाते हैं तो इस समय यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है, जिससे आपको उतना मज़ा नहीं आ पाता। अगर आप अक्टूबर नवंबर में जाएंगे तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं केदारनाथ जी कैसे पहुँचे। तो केदारनाथ पहुँचने के लिए ट्रेन की बात की जाए तो ट्रेन से आपके पास 3 विकल्प है। पहला है हरिद्वार रेलवे स्टेशन, दूसरा देहरादून रेलवे स्टेशन, तीसरा जो है ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। दोस्तों, अगर आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन आते हैं तो आपको बस का सफ़र जो है 30 किलोमीटर कम पड़ जाएगा। और अगर आप हरिद्वार और देहरादून आते हैं तो आपको दोनों डिस्टेंस सेम पड़ेगा। अगर आपको बस का सफ़र थोड़ा कम करना है तो आप ऋषिकेश आ जाइएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप हरिद्वार तक आ सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार तक हमारी सारी प्रमुख ट्रेनें आती हैं। ऋषिकेश तक सारी ट्रेनें नहीं आती, तो आप अपने शहर, अपनी जगह से देख लीजिए कि आपको कौन सा स्टेशन सही रहेगा। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं। केदारनाथ जाने के लिए आपके पास ट्रेन का यहीं तक का सफ़र है। आगे का सफ़र आपको बस से ही तय करना पड़ेगा। केदारनाथ यात्रा के लिए आपको सबसे पहले सोनप्रयाग पहुंचना होगा। दोस्तों, सोनप्रयाग जाने के लिए तीनों रेलवे स्टेशन से आपको बसें अवेलेबल होगी। यानी अगर आप देहरादून रेलवे स्टेशन आते हैं तो आपको सोनप्रयाग के लिए बस मिलेगी। ऋषिकेश और हरिद्वार से भी आपको सोनप्रयाग के लिए बस मिलेगी। दोस्तों, आपका केदारनाथ आने का प्लान फ़्लाइट से है तो मैं आपको बता दूं, देहरादून एयरपोर्ट फ़्लाइट से आ सकते हैं। आपके जिस भी राज्य से, जिस भी शहर से आपकी फ़्लाइट देहरादून के लिए अवेलेबल है तो आप देहरादून तक आ सकते हैं। अन्यथा आप दिल्ली आकर दिल्ली से भी देहरादून के लिए फ़्लाइट पकड़ सकते हैं। दोस्तों, फ़्लाइट का भी सफ़र सिर्फ देहरादून एयरपोर्ट तक ही है, क्योंकि उसके आगे का सफ़र, जैसा कि मैंने बताया था कि आगे का सफ़र आपको बस से ही करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ टोटल डिस्टेंस की, तो हरिद्वार से सोनप्रयाग आपको 230 किलोमीटर पड़ेगा, और अगर मैं देहरादून से सोनप्रयाग की बात करूं तो वो आपको 250 किलोमीटर पड़ेगा, और अगर ऋषिकेश से सोनप्रयाग की बात करूं तो वो आपको 210 किलोमीटर पड़ेगा। दोस्तों, सबसे कम डिस्टेंस जो है वो ऋषिकेश से सोनप्रयाग का 210 किलोमीटर है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको बस का सफ़र अगर थोड़ा कम करना है तो आप ऋषिकेश आकर अपना सफ़र 210 किलोमीटर के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सोनप्रयाग के लिए आपको जो बस लेनी होगी उसकी टाइमिंग क्या रहेगी। चाहे आप हरिद्वार, चाहे ऋषिकेश, चाहे देहरादून जाए, तीनों ही जगह से आपको बस आसानी से अवेलेबल हो जाती है। सोनप्रयाग के लिए वहाँ का जो समय है वो है सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 7 से 8 बजे तक आराम से आपको बसें अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं वहाँ की बस की जो टिकट हैं वो मैं कैसे लूँगा। वो मैं ऑनलाइन भी ले सकता हूँ, ऑफलाइन भी ले सकता हूँ। जो टिकट लेनी है वो मैं कैसे लूँ। तो दोस्तों, आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन से, वहाँ बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, वहाँ से भी जिस समय की आपकी टिकट लेनी है ले सकते हैं। और ऋषिकेश, देहरादून से भी आप इसी तरह से बस की टिकट ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं लेनी है तो थोड़ी दूर आप बस स्टैंड पर जाकर भी सोनप्रयाग के लिए बस ले सकते हैं। दोस्तों, एक समस्या है कि कुछ लोगों को पीछे की सीट या बीच की सीट पर वोमिट जैसा होता है, तो उनको जो है विंडो की सीट आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आप ऑनलाइन भी टिकट बुक करा सकते हैं। तो ऑनलाइन विजिट करके भी आराम से आप टिकट बुक करा सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन आपको अपनी मनपसंद सीट मिल जाएगी।
दोस्तों अगर अब मैं बात करूँ सोनप्रयाग तक का किराया कितना लगेगा, तो स्टेशन के बाहर आप अगर ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो पर पर्सन 350 रुपये पड़ेगा, और यही टिकट अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो ये आपको 500 रुपये पड़ जाती है। दोस्तों ये जो मैं बस का किराया बता रहा हूँ ये सिटिंग बस का है। अगर आपको पुश बैक बस में सफ़र करना है तो ये आपको 500 से 550 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। दोस्तों हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून तीनों ही जगह से कोई स्लीपर बस नहीं चलती, क्योंकि केदारनाथ का जो रास्ता है वो पूरा घाट सेक्शन है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ सकता है। इसीलिए जो भी वहाँ से बसें चलती हैं वो सीट बसें होती है या पुश बैक बसें चलती हैं। अब हम सोनप्रयाग के लिए रवानगी लेते हैं। इस सफ़र में आपको करीबन 8 से 9 घंटा लग जाएगा अगर आप हरिद्वार और देहरादून से आते हो तो। दोस्तों एक खास बात कि अगर आप अपनी कार या कोई प्राइवेट व्हीकल लेकर आना चाहते हैं तो सोनप्रयाग तक ही आ सकते हैं, क्योंकि सोनप्रयाग के बाद कोई कार या प्राइवेट व्हीकल सोनप्रयाग से आगे नहीं जाती। तो दोस्तों सोनप्रयाग तक ही आपका सफ़र रहेगा। सोनप्रयाग के बाद आप अपनी कार को वहीं पार्क कर दीजिएगा, और सोनप्रयाग में पार्किंग का जो किराया है वो 24 घंटे का 50 रुपये है। तो आप पार्किंग में रखकर सोनप्रयाग से आगे अपना प्रस्थान कर सकते हैं। दोस्तों अगर सोनप्रयाग पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है या आप 8 घंटे के सफ़र में परेशान हो जाते हैं तो सोनप्रयाग में आप स्टे भी ले सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि अगर सोनप्रयाग में आप रुकना चाहते हैं तो होटल का किराया आपको 800 से 1000 रुपये तक पड़ेगा, और अगर आप मई जून में जाएंगे तो होटल का किराया यहाँ 3000 से 4000 हो जाता है 24 घंटे का। दोस्तों अगर आपको 1000 रुपये भी ज़्यादा लग रहा है तो वहाँ पे डोरमेट्री ले सकते हैं। दोस्तों केदारनाथ में बहुत सारे डोरमेट्री हैं जो आपको 350 पर पर्सन मिल जाएगा। दोस्तों अगर ये बजट भी आपको ज़्यादा लगे तो तीसरा विकल्प मैं आपको बताता हूँ। सोनप्रयाग में आपको हॉल भी मिल जाएंगे। दोस्तों अगर बहुत बड़ा हॉल रहेगा जिसमें आपको गद्दे, तकिया, रजाई दे दी जाएगी, और 100 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से आपसे लिया जाएगा। दोस्तों यही बात वहाँ पर आपके सामान रखने की, तो वहाँ आपको क्लॉक रूम भी दे दिया जाएगा जहाँ आप अपना सामान रख कर उसको लॉक करके चाबी अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ते हैं। सोनप्रयाग से आगे की ओर आपको बढ़ना पड़ेगा गौरीकुंड के लिए। दोस्तों सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर, और सोनप्रयाग से गौरीकुंड आपको कैसे पहुंचना उसके आपके पास 2 विकल्प हैं। सोनप्रयाग से आप अगर खच्चर से केदारनाथ जी तक जाना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग से ही खच्चर ले सकते हैं। घोड़े खच्चर का जो किराया है आपके 2500 रुपये पड़ता है एक व्यक्ति का। और दूसरा विकल्प है आपके पास दोस्तों वहाँ की प्राइवेट टैक्सी। सोनप्रयाग के आगे मैंने आपको बताया है कि आपकी कार या कोई पर्सनल व्हीकल नहीं चलता, तो वहाँ आपको बोलेरो, सुमो गाड़ी देखने को मिलेगी जो पर पर्सन 30 रुपये लेते हैं, और 5 किलोमीटर की दूरी आपको आधे से 1 घंटे में गौरीकुंड पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों अगर आप ट्रैकिंग नहीं करना चाहते तो इन 2 विकल्पों में से आप गौरीकुंड पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते, या फिर आपको सांस की प्रॉब्लम है, या आपकी फैमिली में किसी को सांस की प्रॉब्लम है, तो यहाँ से आप हेलीकॉप्टर भी ले सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ेगी जिसको कहते हैं फाटा। दोस्तों आप फाटा उतरकर, और फाटा में ही एक काउंटर बना हुआ है, वहाँ से आप टिकट बुक कर लीजिए। दोस्तों टिकट फेयर की मैं बात करूँ तो आपको 6000 रुपये पर राउंड ट्रिप का होता है, जिसका मतलब है कि फाटा से हेलीकॉप्टर से आप केदारनाथ जाना चाहते हैं और दर्शन करके वापस फाटा आने तक का एक व्यक्ति का किराया 6000 रुपये है। अब बात करते हैं पैदल यात्रा की। तो दोस्तों आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आपको बहुत सुंदर और प्राकृतिक नज़ारा देखने को मिलेगा। पर्वतों पर बर्फ़ की चादर, ग्लेशियर का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगेगा। मंदाकिनी नदी के ऊपर पुल बने हुए हैं तो पुल का भी बहुत अच्छे से आनंद। दोस्तों अगर आप पैदल चलते हैं तो रास्ते में बहुत सारे चाय नाश्ते के तंबू दिख जाएंगे जहां आप रेस्ट करके चाय नाश्ता का मज़ा ले सकते हैं। आपको जगह जगह वॉशरूम मिलेंगे, जगह जगह फर्स्ट एड सेंटर मिलेंगे। तो अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही हो तो आप वहां जाकर अपना चेकअप करा सकते हैं। दोस्तों हम गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। वही गौरीकुंड में एक श्री गौरी माता का मंदिर है जहां गौरी माई का भी आप दर्शन कर सकते हैं। सोनप्रयाग में गौरीकुंड के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी दर्शनार्थी होते हैं, जिससे लंबी लाइन लगानी पड़ती है। अगर आप मई जून के सीज़न में जा रहे हो तो
आपको 1 से 1.5 घंटा आपको बोलेरो या सूमो के लिए लाइन लगाना पड़ेगा। लेकिन वहीं आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपको आधे घंटे के अंदर ही सूमो मिल जाएगी, जिससे आप अपना गौरीकुंड का सफ़र तय कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप गौरीकुंड के लिए अर्ली मॉर्निंग में ही प्रस्थान करिएगा, क्योंकि गौरीकुंड से केदारनाथ की जो डिस्टेंस है वो है 16 किलोमीटर। उसमें आपको पैदल चलकर जाना है, जिसके लिए आप गौरीकुंड सुबह पहुंचेंगे तो आप शाम तक केदारनाथ पहुंच सकते हैं। दोस्तों, गौरीकुंड पहुंचकर आप चाय नाश्ता करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और लंच की भी वहां पूरी व्यवस्था है। तो अगर आप दोपहर में पहुंचते हैं तो दोपहर में आपको वहां खाने की पीने की व्यवस्था मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप बोलेरो और सूमो से गौरीकुंड आते हो तो यहाँ से भी आप खच्चर ले सकते हो, या यहाँ से खच्चर का जो किराया है वो है 2300 रुपये। दोस्तों, गौरीकुंड से आप पिट्ठू भी ले सकते हो। पिट्ठू का जो किराया है केदारनाथ तक का वो है 5000 से 7000। दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारी पैदल यात्रा गौरीकुंड से केदारनाथ की जो 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा। दोस्तों, अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ पर लाठी का सहारा ज़रूर लेना पड़ेगा। तो गौरीकुंड से ही आप लाठी ले लीजिएगा। वहाँ लाठी की कीमत है वो है 30 रुपये, और वहाँ पे लाठी की जो है काफ़ी सारी शॉप्स हैं। तो दोस्तों, ये पैदल यात्रा आपके स्टेमिना पर निर्भर करती है, या आप नॉर्मल स्पीड से चलते हैं तो और थोड़ा बहुत रेस्ट लेते हैं तो आप आराम से 7 से 8 घंटे में 16 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकते हैं। दोस्तों, केदारनाथ से ठीक पहले आपका पड़ेगा एक बेस कैंप। तो दोस्तों, उसी बेस कैंप में आपके ठहरने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था होती है। आपको शाम के 5 से 7 बजे बच सकते हैं बेस कैंप तक पहुंचने में, और बेस कैंप से केदारनाथ की जो दूरी है वो है 1 किलोमीटर। तो दोस्तों, बेस कैंप में ही GMNV गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो गेस्ट हाउस है, तो उस गेस्ट हाउस में भी आप रुककर रात गुजार सकते हैं। यहाँ रुकने के 3 पैमाने हैं। पहले पैमाने की मैं बात करूँ तो बेस कैंप में टोटल 10 टेंट लगे हुए हैं, और उस टेंट में बहुत सारे बिस्तर होते हैं, और 300 रुपये पर डे पर व्यक्ति आपसे वो चार्ज लेते हैं। अगर आपको टेंट अवेलेबल हो जाता है तो 300 रुपये देकर आप टेंट में रात गुजार सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है उसकी मैं बात करूँ तो वो होता है एक हट। दोस्तों, हट में 2 कंबाइन बेड लगे हुए होते हैं। एक हट में टोटल 10 बेड होते हैं। उस हट में 700 रुपये प्रति व्यक्ति किराया लगता है। जो तीसरा ऑप्शन है वो है हट हाउस। एक हट हाउस में 6 बेड होते हैं। अगर आप फैमिली के लिए लेना चाहते हैं तो पूरा एक हट हाउस भी बुक करा सकते हैं, जिसमें 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन चार्ज लगेगा। दोस्तों, बेस कैंप में खाने का जो चार्ज है वो 200 रुपये थाली लंच डिनर के लिए, और 100 रुपये ब्रेकफास्ट प्लेट का रहता है। अगर आप मई जून में जाते हैं तो आपको बेस कैंप में जगह मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आप GMNV वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं। दोस्तों, आप 5 बजे भी बेस कैंप पहुंच गए हैं तो फ्रेश होकर सामान रखकर केदारनाथ स्वामी के दर्शन के लिए निकल जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर का जो समय है वो 9 बजे क्लोजिंग टाइम है। तो दोस्तों, आप मंदिर जाइए, लाइन में लगिए, और अगर आप पीक सीजन में आ रहे हैं तो आपको लाइन बहुत लंबी मिलेगी, जिसमें 3 से 4 घंटे का टाइम भी लग सकता है। और अगर आप ऑफ सीजन में अक्टूबर नवंबर के समय आ रहे हैं तो उसके समय 1 से 1.5 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। आप भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए केदारनाथ स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी शिला आपको मिलेगी। ये शिला 2013 में जो आपदा आई थी केदारनाथ में, जो बाढ़ आई थी, तो वहाँ से पर्वत का एक बहुत बड़ा शिला का टुकड़ा या मंदिर के पीछे आकर रुक गया था। दोस्तों, कहा जाता है कि इस शिला के यहाँ आने से पानी के बहाव 2 टुकड़ों में बट गया था, जिससे इस मंदिर को कोई क्षति नहीं हुई थी। और अगर आप 5 बजे के बाद दर्शन करेंगे तो दूर से ही दर्शन करना पड़ेगा, और आप ज्योतिर्लिंग के नज़दीक से दर्शन करना चाहते हैं तो आपको अर्ली मॉर्निंग 5 बजे लाइन में लगना पड़ेगा। आरती यहाँ सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे होती है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कहाँ कहाँ दर्शन करने चाहिए। भैरव मंदिर है एक, वहाँ पर जो केदारनाथ मंदिर से आधे 1 किलोमीटर दूर पड़ेगा, वहाँ भी आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। दूसरी जगह है वासुकी ताल। वासुकी ताल की दूरी करीबन 6 से 7 किलोमीटर है, जो थोड़ा दूर है, और वहाँ भी आपको ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। तो अगर आप वासुकी ताल जाना चाहते हैं तो आपको 1 दिन और रुकना पड़ेगा, तभी आपका वासुकी ताल कवर हो जाएगा। दोस्तों, मैं तीसरी जगह की बात करूँ तो वो है गांधी सरोवर। ये मंदिर से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो आप गांधी सरोवर भी जा सकते हैं। गांधी सरोवर में जो है पानी भरा हुआ है और वहाँ का नज़ारा भी बहुत खास है। दोस्तों,
आपको केदारनाथ की पूरी यात्रा करने के लिए तकरीबन 4 दिन का स्टे लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन जाने के लिए और 2 दिन वापस आने के लिए। ये जो 4 दिन है ये हरिद्वार से केदारनाथ और केदारनाथ से हरिद्वार के लिए है। इसमें आपके जगह से हरिद्वार तक का मैंने सफ़र ऐड नहीं किया है। तो आप जब भी प्लान बनाएं तो ये जो सफ़र है आपके जगह से हरिद्वार तक का वो भी ऐड ज़रूर कीजिएगा। अब मैं बात करूँ कुल खर्चा कितना आएगा। दोस्तों, कुल खर्चे को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो एक व्यक्ति का कुल खर्चा गौरीकुंड से केदारनाथ और केदारनाथ से गौरीकुंड का 3000 रुपये आता है। और दोस्तों, अगर आप घोड़ा खच्चर लेते हैं तो ये खर्चा आपको 7000 पर व्यक्ति भी पड़ जाएगा। और अगर आप हेलीकॉप्टर लेके आते हैं तो आपका ये खर्चा 10,000 पर व्यक्ति। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चौहान व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।